हेलो दोस्तों, मैं उदय यादव एम प्लस एकेडमी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? तो पहले डिस्कस करेंगे हम प्रमेय 1.3 के बारे में। ये क्या है? पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, हम ये पढ़ेंगे। दूसरा प्रमेय क्या पढ़ना है? √2 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल को देखेंगे। ये हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने एम प्लस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं प्रमेय 1.3। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम क्या मानते हैं? माना ए का गुणनखंड, ए का अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित रूप का है। निम्न रूप का है। कौन कौन सा रूप हो सकता है? ए इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 ये Pn तक। हमने क्या मान लिया कि ए का अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 P4 P5 करते करते ये क्या होगा? Pn तक होगा। हम क्या करते हैं अब इसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम क्या किए? दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर क्या होगा? ए स्क्वायर इक्वल टू P1 P2 P3 और Pn का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर ये Pn स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे हमें प्रमेय में क्या दिया हुआ है? दिया गया है P ए स्क्वायर को विभाजित करती है। अब हम देखते हैं अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है वो क्या कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। चाहे कोई भी भाज्य संख्या हो उसको क्या कर सकते हैं? हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ए स्क्वायर पी से, अगर ए स्क्वायर पी से अगर भाज्य है तो क्या होगा? ये पी ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड होगा। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार P ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड होगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा। ये कैसे हुआ कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? कोई भी भाज्य संख्या हो उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां जो है ए स्क्वायर पी से भाग लग रहा है, हम ए स्क्वायर को पी के अभाज्य गुणनखंड में तो लिख सकते हैं, चाहे जो हो लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? ये पी ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड होगा। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का गुण से हम
पाएंगे कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 P3 Pn है। समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे हमने क्या निकाला, ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड क्या निकाला था, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर। लेकिन इसका जो अद्वितीय गुण है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का जो गुण है, उससे क्या होगा कि ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 ही हो। जैसे कि हमने मान लिया कि 8, इसका क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इस तरह कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8 इक्वल 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 2 8 का गुणनखंड है। समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, जब स्क्वायर है फिर भी हम क्या लिखेंगे, सिर्फ P1 ही या P2 यही होगा। इसीलिए P को P1 P2 P3 Pn में से ही एक होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा, ये P जो है इसी में से कोई एक होगा। यहाँ पे क्या है, चूंकि A इक्वल टू P1 P2 P3 Pn है। अब यहाँ पे देखिए A का अभाज्य गुणनखंड क्या है, P1 P2 P3, ये तो हमने यहाँ पे माना था। और यहाँ पर A स्क्वायर का भी अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 आ गया है। तो इस तरह क्या होगा, इसीलिए P A को भी विभाजित करती है। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रमेय आपको समझ में आया होगा। हम कुछ इस प्रमेय से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अभी हमने जो प्रूव किया कि अगर P A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ले लिया 5 का स्क्वायर, या फिर हमने ले लिया 6 का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 2 इंटू 3 इसका स्क्वायर हो सकता है। तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 होगा। तो ये जो संख्या है इसका जो ये अभाज्य गुणनखंड 2 है या फिर 3 है, ये दोनों क्या होगा, ये 6 को भी भाजित करेगा। समझ में आ रहा होगा कि अगर ये 2 और 3, अगर ये 2 और 3 ये दोनों 6 का स्क्वायर इसको अगर विभाजित करता है तो 6 को भी ये 2 और 3 विभाजित करेगा। समझ में आ रहा होगा। इस प्रमेय के अनुसार से ये एग्जाम्पल भी हमने चेक कर लिया कि वाकई में ये प्रमेय सही है या नहीं। चलिए हम अगला प्रमेय देखते हैं। अगला प्रमेय क्या है, √2 अपरिमेय संख्या। तो इसे हम प्रूव करते हैं। प्रमेय 1.4 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या। हमें ये प्रूव करना है कि √2 अपरिमेय संख्या है। चलिए हम इसे देखते हैं। यहाँ पे हमने माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, यहाँ पे जो प्रूफ करना अपरिमेय, हमें इसका उल्टा मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा यहाँ पे, √2 इक्वल टू a/b, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे एक नया टर्म क्या आता है, सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम। वैसा दो संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो, यानी कि वो जैसे कि 4 है और 5 है, ये क्या होगा, इस दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा।
वैसा संख्या जिसका HCF 1 हो, वैसा दो संख्या जिसका HCF 1 हो, वो क्या होता है? कोप्राइम होता है, सहअवाच्य संख्या होता है। तो यहाँ पे हमने क्या माना कि ये सहअवाच्य संख्या है, इसका एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। यहां तक समझ में आया होगा कि जब ये दोनों को प्राइम है, सहअवाच्य संख्या है ए और बी, तो इसका सिर्फ क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड एक होगा, एक के अलावा और कोई नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? √2 इक्वल टू a/b। अब क्या करेंगे? हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर समझ में आ रहा होगा। दोनों तरफ क्या करेंगे? हम वर्ग करेंगे, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे और फिर यहाँ पे a/b का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, इक्वल टू a²/b²। समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? इस b² को इधर ले जाएंगे, b² इक्वल टू a²/2। अब यहां पर देखिए, b² इक्वल टू a²/2। यहां पर a² जो है 2 से भाग लग रहा है, a² 2 से भाग लग रहा है, तो 2 a² को विभाजित करती है। समझ में यहां तक आ रहा होगा कि a² को 2 क्या करती है? विभाजित करती है। तो यहाँ पे 2 जो 2 है वो a को भी समझ में आ रहा है यहाँ पे कि पिछले प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था, प्रमेय 1.3 में, कि अगर कोई संख्या कोई p है वो a² को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी। उसी तरह यहाँ पे हो गया, ये 2 जो है a² को अगर विभाजित करती है तो a को भी करेगी। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हमने माना a इक्वल टू 2m, जहां m एक पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारा इक्वेशन है इसी में हम a का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो √2 इक्वल टू 2m/b कर देंगे। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों तरफ फिर से वर्ग करेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा हमारा? √2 का स्क्वायर इक्वल टू 2m/b का स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 4m/b² हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया? दोनों तरफ वर्ग किया, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2m का स्क्वायर 4m² और b²। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इस b² को इधर कर देंगे, b² इक्वल टू इस 2 को नीचे ले आएंगे, 4m² 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ये 2 बार में कट जाएगा, b² इक्वल टू 2m²। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो गया? m² इक्वल टू b²/2। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि 2b² को विभाजित करती है, इसलिए क्या होगा? अतः 2b को भी विभाजित करेगी। यहां तक समझ में आ रहा होगा कि यहां पर 2a को विभाजित कर रही है और 2b को भी कर रही है। अब हमने पहले क्या माना था? कि a और b
सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य यानी कि इसका जो है एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। हमने क्या माना था कि ए और बी जो है इसका एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा ए और बी जो है, ए और बी ये 2 से भी विभाजित हो रही है। समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि ए और बी हमने माना था कि 1 से विभाजित होगी, लेकिन हमने जब यहाँ पे इसका सॉल्व किया, सॉल्यूशन निकाला, तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि हमें एक और संख्या मिल रहा है 2, जिससे कि ए और बी विभाजित हो रही है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये क्या कोप्राइम हो सकता है, ये अभाज्य संख्या हो सकता है। अगर ए और बी का एक के अलावा कोई दूसरा अगर आ गया गुणनखंड, तो ये कोप्राइम यानी कि सहअभाज्य नहीं होगा। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। गलत है कि ए और बी का एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। समझ में आ रहा होगा, हमने जो माना था कि ए और बी इसका जो है एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा मान्यता गलत हो गया। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा होगा, हमने जो माना था, क्या माना था, √2 परिमेय संख्या है, हमने यही माना था ना। ये तो हमारा माना था गलत हो गया, तो ये क्या होगा, अब √2 हमारा परिमेय रहा नहीं। √2 क्या रहा, √2 हमारा परिमेय नहीं रहा, तो क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या। हमें प्रूव करना है कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने पिछले प्रमेय में देखा √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी प्रकार इसे भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, √3 = a/b। √3 = a/b, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है। ये क्या है, सहअभाज्य यानी कि कोप्राइम। जिसका एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा होगा। हमने क्या मान लिया कि √3 परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, √3 = a/b, और a और b क्या हो जाएगा हमारा, ये सहअभाज्य यानी कोप्राइम है, जिसका सिर्फ फैक्टर 1 होगा। क्या है इसका, अभाज्य गुणनखंड जो है, दूसरा अभाज्य गुणनखंड। इसका क्या है, दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 = a/b। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर = a/b का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √3 = a²/b²। तो यहाँ पे क्या होगा, b² इधर आ जाएगा, तो हमारा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, =a²/b²। यहाँ पे अब b² चला जाएगा इधर, तो b² = इस 3 को इधर लाते हैं, a²/3।
यहां से ये 3 डिवाइड में आ गया और ये b इधर चला गया मल्टीप्लाई में। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, 3a² का a² को विभाजित करता है। यहां तक समझ में आ रहा होगा कि 3 क्या करता है, a² को विभाजित कर रहा है। तो यहां पे क्या होगा, इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा कि हमने पहले क्या माना कि √3 परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, ये √3 = a/b, और a और b जो है ये दोनों क्या है, सह-अभाज्य संख्या। पिछले प्रमेय में हमने बताया था कि सह-अभाज्य क्या होता है। तो हम इसे क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ वर्क कर लेंगे। वर्क करेंगे तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हमें मिलता है, 3a² को विभाजित करता है। और प्रमेय हमने 1.3 में पढ़ा था कि यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो यहां से हमें क्या निकलता है कि 3a को भी विभाजित करेगा। अब दूसरा स्टेप में क्या करते हैं हम, माना a = 3m, जहां m एक पूर्णांक है। हमने क्या माना, a = 3m और m क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें हम a की वैल्यू डाल देंगे। तो क्या है हमारा, √3 = a/b, तो क्या हो जाएगा, √3 = 3m/b, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा = 3m/b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, a को √3m मान लिया और m क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है। अब ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें हम क्या किए, इस a का वैल्यू यहाँ पे डाल दिए, तो ये क्या हो गया, 3m। अब दोनों तरफ हम वर्क करेंगे, फिर से हमें यही प्रोसेस अपनाना है। तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 = और फिर से हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 9m हो जाएगा, 9m²/b²। अब b को हम इधर ले आते हैं, b² = क्या हो जाएगा, 9m²/3, ये इसे 3 बार में कट गया, तो b² = 3m²। यहाँ पे b²/3 = m², यहाँ पे ये 3 नीचे आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है, 3b² को विभाजित करता है। इसलिए क्या होगा, इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा। अब हमने यहां पर क्या माना था कि a और b जो है इसका एक के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। हमने यही माना था कि एक के अलावा और कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड इसका नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि एक के अलावा एक और भी है, ये 3 है ना। यहाँ पे ये जो है, पहले तो हमने माना था कि सिर्फ इसका अभाज्य गुणनखंड एक ही है, लेकिन यहाँ पे हमें मिल रहा है कि 3 भी है। और ये b, यहाँ पे b जो है इसका हमने क्या माना था कि इसका भी अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं एक के अलावा और 3 भी है। तो हम जो माने थे, हमारा मान्यता क्या सही है, हमारा मान्यता गलत है।
यहां पर क्या है, ए और बी का एक के अलावा तीन भी अभाज्य गुणनखंड है। समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी का जो है हमने क्या माना था, एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड है ही नहीं। क्या माना था, एक के अलावा दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक के अलावा तीन भी है जो कि अभाज्य गुणनखंड ए में भी है और बी में भी, दोनों में है। तो अतः हमारी मान्यता गलत है कि ए और बी का एक के अलावा दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। समझ में यहां तक आ रहा होगा। हमने क्या माना था कि ए और बी का ये अभाज्य गुणनखंड जो है एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे तीन भी है, तो हम जो माने वो क्या है, हमारा मान्यता गलत है। इसलिए क्या होगा, हमने माना था √3 परिमेय संख्या है, लेकिन हमारा मान्यता गलत है, इसलिए क्या होगा, √3 अपरिमेय संख्या है। यह हमारा प्रूफ हो गया। यहां तक समझ में आ रहा होगा। √3 एक अपरिमेय संख्या, इसे हमने प्रूफ कर लिया है। अब चलिए हम अगला एग्जांपल देखते हैं। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। हमें क्या दर्शाना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो क्या होगा, 5 - √3 = a/b होगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा। 5 - √3 क्या होगा, a/b होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 - √3 = a/b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 - a/b = √3 होगा। इस √3 को हमने इधर ले आया प्लस √3, और इस ab को हमने इधर लेके चला गया, तो क्या होगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया। 5 - a/b। यहां तक समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, इस a/b को इधर ले आया तो ये माइनस में हो गया, और ये माइनस में है पहले से, तो ये √3 इधर जाके प्लस में हो गया। चूंकि a और b पूर्णांक है। क्या है, a और b, समझ में आ रहा है। a और b क्या है हमारा, ये पूर्णांक है, इसलिए 5 - a/b परिमेय संख्या है। यहां तक समझ में आ रहा होगा कि a और b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 5 - a/b परिमेय संख्या है। अर्थात अब यहां पर समझिएगा, जब ये दोनों बराबर है और ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। समझ में आ रहा है। जब दोनों बराबर है, जब ये पूरा परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अर्थात √3 परिमेय संख्या होगा। यहां तक क्लियर है कि ये जब परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। वही हमने लिख लिया,
ए और बी पूर्णांक है तो क्या होगा, 5 माइनस ए बी परिमेय संख्या है, अर्थात √3 परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। हम सभी को पहले से पता है, हमने परिमेय 1.4 में ये प्रूव भी कर चुके हैं कि √3 √2 जो भी है √5 ये सारे क्या है? अपरिमेय है। लेकिन इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। हमने जो माना था 5 माइनस √3 परिमेय संख्या, ये क्या होगा? परिमेय संख्या ये नहीं होगा। हमारा मान्यता गलत है, हमने जो माना वो गलत है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें दर्शाना था कि 5 माइनस √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमने क्या माना पहले? 5 माइनस √3 को मान लिया क्या? परिमेय। परिमेय मानने के बाद क्या होगा? ये a बाई बी के बराबर हो जाएगा, तो हमने लिख लिया। और क्या किया हमने? a बाई बी को इधर कर दिया तो ये माइनस में आ गया यहाँ पे, और इस √3 को इधर कर दिया तो ये प्लस में आ गया। तो अब यहाँ पे a बाई बी क्या है? पूर्णांक है, तो ये जो है आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 5 माइनस a बाई बी ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। तो जब 5 माइनस a बाई बी परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। दोनों बराबर है तो दोनों बराबर, दोनों परिमेय होगा। तो यही हमने लिख लिया, क्योंकि a और b पूर्णांक है इसलिए 5 माइनस ए बी परिमेय संख्या है, अर्थात √3 परिमेय संख्या है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब हम क्या जानते हैं? पहले से हम जानते हैं कि √3 अपरिमेय है। ये चीज तो हमने पहले भी परिमेय 1.4 में देख लिया है कि √3 √2 जो भी है ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए हम जो माने, हमारा जो मान्यता है, हमने जो माना था कि ये परिमेय संख्या है, ये हमारा मान्यता गलत है। हमारी मान्यता ये गलत हो गया, इसलिए क्या होगा? 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या होगा। ये हो गया हमारा प्रूफ। हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। हमें क्या दर्शाना है? 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, सेम वही प्रोसेस अपनाना है और सेम उसी तरह ये भी सॉल्व होगा। चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा? 3√2 इक्वल टू a बाई बी। ये 2-3 स्टेप में ही हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे? √2 इक्वल टू a बाई 3b। समझ में आ रहा होगा? यहाँ पे क्या है? a और b पूर्णांक है। क्या है? a और b पूर्णांक है, इसलिए a बाई 3b परिमेय संख्या है। यहां तक समझ में आ रहा होगा? अब यहां पे जब ये दोनों बराबर है तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है। यहां तक समझ में आ रहा होगा कि 3a बाई 3b ये परिमेय संख्या है, तो ये दोनों तो बराबर है,
जब ये दोनों बराबर है तो √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन फिर से हम वही लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, हम क्या जानते हैं कि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ में यहां तक आ रहा होगा। हमने जो माना था कि 3√2 अपरिमेय है, लेकिन हमारा मान्यता क्या हुआ, यहाँ पे गलत हो गया, हमारा मान्यता गलत हो गया। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा होगा, ये हमारा प्रूफ हो गया, संख्या है। तो हमने वास्तविक संख्याएं पाठ के भाग 3 में हमने क्या देखा, पहला हमने प्रमेय 1.3 देखा। यहाँ पे क्या देखा था, अगर p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। इस प्रमेय 1.2 में हमने क्या देखा, सॉरी प्रमेय 1.4 में हमने क्या सीखा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और इसके बाद हमने 3 एग्जाम्पल देखा। पहला एग्जाम्पल हमने क्या देखा, √3 अपरिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा 5 √2 ये अपरिमेय संख्या है। और तीसरा एग्जाम्पल यह है हमारा 3√2 अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ये पार्ट 3 खत्म होता है। अब अगले भाग में हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 1.3, इसका हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियोज एक्सरसाइज 1.3 का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसके आगे का भाग को भी देख पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।